जागरूकता और दृढ़ निश्चय के जरिए हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ सकते हैं। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आज बात करेंगे कैंसर को लेकर। एक्सपर्ट से जानेंगे कि कैंसर का बचाव क्या है, उपाय क्या है। आइए स्वागत करते हैं एक्सपर्ट्स का। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एमडी रे। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप है प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर कौशल कालरा का। नमस्कार। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली से। डॉक्टर कौशल, आपसे शुरू करेंगे कि कैंसर में, क्योंकि डॉक्टर हमेशा स्क्रीनिंग पे बल देते हैं, तो कौन कौन से कैंसर्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग संभव है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्क्रीनिंग का मतलब है कि किसी मरीज़ को अगर कैंसर, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर नहीं है, उसको कैंसर डायग्नोसिस होने से पहले ही हम उसकी जांच कर लें, ताकि स्टार्टिंग की फेज़ में, स्टार्टिंग की स्टेज में हम डायग्नोसिस कर सकें, ताकि उसका उपचार हो सके और वो क्योर हो सके। तो जैसे महिलाओं में है कैंसर सर्विक्स, ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है जो इंडिया में पाया जाता है। इसको हम स्क्रीनिंग के द्वारा बहुत ही जल्दी स्टेज में डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसी तरह पुरुषों में एक ओरल कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर जो है, ये भी बहुत ही जल्दी स्क्रीनिंग से हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर है, उसको मालूम कर सकते हैं। और कोलन कैंसर और जो आंतों का कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, इसको भी हम स्क्रीनिंग से जल्दी पता कर सकते हैं। एक महिलाओं में कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। इसको भी हम कैंसर स्क्रीनिंग के द्वारा बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हैं। जी, तो डॉक्टर रे, जिस तरीके से हम बीपी, शुगर, थायराइड इस तरीके के टेस्ट कराते हैं, तो उसी तरीके से क्या हमें रेगुलर कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए? सो कैंसर स्क्रीनिंग इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे ये फॉरेन कंट्री में आप सब मालूम है, फॉरेन कंट्री में कैंसर इज ए इम्पोर्टेंट थिंग, बट इंडिया इज ए ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री, आपको सबको मालूम है। कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर ट्रीटमेंट भी इतना प्रॉब्लम है। कैंसर स्क्रीनिंग इज ए लिए लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, उसके लिए टोटल सपोर्ट सिस्टम इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। बट जैसे डॉक्टर कालर ने बोला है, सर्विकल कैंसर इज़ वेरी इजी। जैसे जो इजीली यू कैन डू दिस थिंग, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, so उसमें इजीली यू कैन स्क्रीन इवन द लंग कैंसर टू सम एक्सटेंट। बिकॉज दिल्ली जैसे पॉपुलर, जैसे पोल्यूशन है, दिल्ली में लंग कैंसर का रेट ज़्यादा है, एंड ये कैंसर में स्क्रीनिंग कर सकते हो। रूटीन आई थिंक, जैसे हम लोग सब लोग व्हीकल के इंश्योरेंस करते हो ना, सो दैट इज रूटीन। सो आई थिंक एवरी 6 मंथ सबको स्क्रीनिंग करना चाहिए, सबको मिनिमम बेसिक टेस्ट फॉर द बॉडी करना चाहिए। उसके बाद कोई एबनॉर्मलिटी होगा, देन यू कैन सस्टेन। बट इन इंडिया जैसे कंट्री में बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग का हाई रिस्क ग्रुप है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है किसी का, उसको तो स्क्रीन को अवश्य करना चाहिए। ओके, तो जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, क्या वहाँ पर कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकती है? सो बेसिक टेस्ट पॉसिबल है, बेसिक टेस्ट पॉसिबल है। जैसे सर्वाइकल पाप्स में लेना वेरी इजी, बट सम ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग नॉर्मली मैमोग्राफी, कोई भी सेंटर में मैमोग्राफी होता है, बट इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ सम एक्सपर्ट, सो दैट इज ऑलवेज बेटर रेदर देन द डूइंग हैप्पीजर्ली। जी, तो यदि आप डॉक्टर एमडी रे, डॉक्टर कौशल कालरा से कोई सवाल करना चाहते हैं कैंसर पर, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का नंबर नोट करें, 011 दिल्ली का STD कोड, और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर कौशल, अक्सर रेडिएशन, कीमोथेरेपी पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन जो 2024 में आज मैं जो नई थेरेपीज़ आई हैं, नई रिसर्च आ रही हैं, उस पर आपसे जानना चाहूँगा कि इम्यूनोथेरेपी की बात होती है, टारगेटेड थेरेपी, इसको आम नागरिक कैसे समझे? ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, जो आज 2003 और 2004 में ह्यूमन जीनोम पूरा सीक्वेंस कर दिया गया है। तो किसी को भी कैंसर होता है, उसका कुछ कारण होता है, उसकी बॉडी में कुछ म्यूटेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको कैंसर होता है। तो कोई भी कैंसर का मरीज है, उसके बायोप्सी टिश्यू में और ब्लड में जांच की जाती है कि उसके अंदर कौन से म्यूटेशंस पॉजिटिव हैं। जो कॉमनली म्यूटेशंस हैं, उसके अगेंस्ट, बहुत से म्यूटेशंस के अगेंस्ट टारगेटेड थेरेपी है, जो केवल उसी म्यूटेशंस पे, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पर हिट करता है। इसको हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। तो बहुत से कैंसर्स के लिए टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है। उसके साइड इफेक्ट मिनिमम होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ टारगेट पर अटैक कर रहा है, नॉर्मल सेल्स पर अटैक नहीं कर रहा। और ये बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, बहुत लंबे टाइम तक दी जा सकती है। दूसरा, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी कैंसर क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है बॉडी के अंदर। तो इम्यून सेल्स जो होती है, अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है, उसको रोकती है हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स। लेकिन क्योंकि कैंसर जो होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, वो इम्यूनोथेरेपी को इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। तो इम्यूनोथेरेपी बॉडी की ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ताकि वो कैंसर पर टारगेट कर सके, कैंसर को हिट कर सके। तो ये भी बहुत ही लंबे समय तक दी जा सकती है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जी, जब हम बात करते हैं कैंसर की सर्जरी की,
तो वो कौन सी कंडीशन है कि सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, और क्या उससे पहले किस तरीके के ट्रीटमेंट्स लिए जा सकते हैं? कैंसर का जैसे आपको मालूम है सॉलिड कैंसर होता है, एक लिक्विड कैंसर है। जी। लिक्विड कैंसर लाइक ब्लड कैंसर, लिक्विड कैंसर, उसमें कोई सर्जरी का रोल ही नहीं है। बट जो सॉलिड कैंसर है, टिल डेट द सर्जरी इज़ द ओनली मैंने बेस्ट क्यूरेटिव ऑप्शन आई कैन से। सो बट हम सबको मालूम होना चाहिए कैंसर ऑल्सो क्यूरेबल and if it is detected early, so that is one good dictum is there. So if it is detected early, stage 1, stage 2, so that is the, if you do the surgery उसको curable chance is there, तो curable. ये सर्जरी इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी के बाद का ऑप्शन है। So no. So that is the surgery is the first and foremost option है। Okay. If it is not possible, so they use the immunotherapy and targeted therapy after surgery also. Even the metastatic disease is there when the cancer spread throughout. So then this role is coming. You know, because initially if it is operable disease, operation is the best way to get rid of the tumor. जी भोपाल चलते हैं डॉक्टर साहब, एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ अमित जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, प्रदीप। जी प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार भावना, और कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी, अपना सवाल जब तक पूछिए। आप लोगों से जुड़े रहेंगे मीडिया वालों से, तब तक बल्ले ही बल्ले है, क्या दिक्कत है। ये मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, जैसे इंसानों को किसी को भी कैंसर होता है, एक पर्टिकुलर टाइप के एनवायरनमेंट में एक टाइप का कैंसर हो रहा है, यदि उस इंसान को सेम कंट्री में दूसरे क्लाइमेट में शिफ्ट किया जाता है या दूसरी कंट्री के क्लाइमेट में शिफ्ट किया जाता है, तो फिर उस कैंसर के होने की कितनी संभावना रहेगी? डॉक्टर रे। सो कोई भी कैंसर, जैसे आपको मैं बोलता हूँ, जो कैंसर पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए क्यों कैंसर होते हैं। दैट इज आई ऑलवेज से, सो नॉट ओनली द फिजिकल इरिटेशन, मेंटल इरिटेशन ऑल्सो कैन लीड टू कैंसर। सो हम लोग नॉर्मली यूजुअली डॉक्टर अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे फैमिली में कैंसर है नहीं, बट फिर भी मेरे कैंसर हो गया, बिकॉज हम लोग वो पार्ट इग्नोर करते हैं। जो मेंटल इरिटेशन नाउ इट इज, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी में हम लोग लाइव लीड करता हूँ, दैट ऑल्सो लीडिंग टू कैंसर। आप जो क्वेश्चन अभी पूछा है, कोई भी एरिया में अगर कैंसर हो रहा है, सपोज से एक एग्जांपल थायराइड कैंसर जैसे हिमालयन बेल्ट में ज़्यादा होता है, सो तो आयोडीन डेफिशिएंसी है, उसमें थायराइड का ग्रोथ होता है, अल्टीमेटली कैंसर भी होता है। कैंसर बहुत सारे फाउंड होते हैं। इवन दिल्ली बेल्ट में जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर ज़्यादा है, लंग कैंसर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। अगर वो बोला सपोज दिल्ली में पोल्यूशन एरिया से अगर नॉन पोल्यूटेड एरिया में शिफ्ट कर, तो कैंसर इंसिडेंस नॉर्मली कम हो जाएगा, बिकॉज कैंसर इज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक इरिटेशन, एनी काइंड ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन, आइदर फिजिकल इरिटेशन और मेंटल इरिटेशन लीडिंग टू कैंसर। आप अगर वो दोनों से हट जाओ कोई भी तरीके से, डेफिनेटली कैंसर का। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट डॉक्टर रे ने यहाँ पे बताया है कि मेंटल स्ट्रेस से भी हमें कैंसर हो सकता है, तो ज़रूरी है कि हम खुश रहना सीखें। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी की अगर बात करें, कितनी बार एक पेशेंट को कीमो दी जा सकती है और कीमोथेरेपी में क्या नई इनोवेशंस आई हैं? देखिए, कीमोथेरेपी जो होती है, जो कैंसर सेल्स होती है उसको मारती है, ठीक है। वो सेल साइकिल पे असर करती है। ज़्यादातर कीमोथेरेपी सेल जो ग्रोथ होती है उसका सेल साइकिल होता है, तो सेल साइकिल पर अटैक करती है। जहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है वो वहीं पर अटैक करती है और कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोकती है। अब क्योर, जैसे सर ने बताया कि सर्जरी इज ऑप्शन है, तो बहुत से कैंसर में कीमोथेरेपी भी साथ में दी जाती है। कीमोथेरेपी देके कैंसर के साइज़ को कम किया जा सकता है, इसको न्यू एडजुवेंट बोलते हैं, उसके बाद ऑपरेशन हो सकता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द कैंसर में 4 से 6 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं, जिसको क्योर हो सकता है। अगर बीमारी फैल जाती है, मेटास्टैटिक हो जाती है, तो फिर हम 4-6 महीने कीमोथेरेपी देते हैं, उसका रेस्पॉन्स देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ गैप देते हैं, फिर कीमोथेरेपी। नई इनोवेशन हुई है, आजकल नई नई कीमोथेरेपी आ रही है जिसके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं। दूसरी चीज़, जैसे उल्टी वगैरह हम सुनते हैं कि कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो उल्टियों को रोकने के लिए, वॉमिटिंग को कम करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और ये नई नई थेरेपीज़ आ रही है, जिससे उल्टी बहुत ही कम होती है, नोजिया वॉमिटिंग कम होता है। भूख नहीं लगती, उसके लिए भी कुछ मेडिसिन आ रही है जिससे पेशेंट्स की भूख वगैरह मेंटेन रहती है। तो नई नई चीज़ें आ रही है जो सपोर्टिव मेडिकेशन। ओरल कीमोथेरेपी भी है, गोली ली पानी से, वो भी कीमोथेरेपी। हाँ, ओरल कीमोथेरेपीज़ भी आती हैं जो कि हम मुंह से पानी से ले सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। हेलो। हेलो जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं 10 साल पहले यूरिनल ब्लडर कैंसर का ऑपरेशन कराया था मेदांता में। हेलो जी। हाँ, मैं 10 साल पहले यूरिनल ब्लडर कैंसर का ऑपरेशन कराया था मेदांता में जी। और इम्यूनोथेरेपी भी मैंने दिया था 12। उसके बाद अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देन व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 58 ईयर है। डॉक्टर साहब जी, प्रिकॉशन आपको अच्छा बात है। जो कैंसर नॉर्मली हम लोग क्यूरेबल बोलते हैं, जो 5 साल से कैंसर जिसको नहीं आते उसको नॉर्मली हम लोग क्योर बोलते हैं, क्योर। अच्छा।
सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको 10 साल से नहीं है मीन्स आपको चांस बहुत कम है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कैंसर इज क्यूरेबल इफ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली। तो आप फॉर्चुनेट है, आपको कैंसर क्यूरेबल, आपको क्योर है कैंसर से, सो गुड थिंग। तो आपको नॉर्मल रूटीन में हमेशा ही बोलते हो कैंसर प्रिवेंशन के लिए 3 थिंग्स इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, नॉट ओनली कैंसर प्रिवेंशन, एनी काइंड ऑफ डिजीज इन डिसऑर्डर, दैट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। ऑलरेडी आप लोग देखा हो एक्सरसाइज का क्या रोल है, मेडिटेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस। सो 3 थिंग्स अगर रेगुलरली आप कल्चर करोगे, मेरे लगता है कि लाइफ का 95% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कैंसर तो दूर की बात है। जी, यानी कैंसर इज प्रिवेंटेबल भी लाइफस्टाइल चेंजेस से, और पहली स्क्रीनिंग हो जाए तो क्यूरेबल भी। दैट इज डेफिनेटली पहले स्क्रीनिंग एंड अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए। लेकिन जो हम कीमो में इनोवेशंस की बात कर रहे थे, सर्जरी में कई बार हम सुनते हैं ही पैक, पाई पैक, ये क्या है डॉक्टर साहब? So that is a good thing, the good question, because that is also one part of chemotherapy, and that is what happens. Particularly डॉक्टर काला जैसे बोला, केमोथेरेपी सिस्टमिक होता है, आईवी से देते हैं केमोथेरेपी, ओरल केमोथेरेपी है। बट एब्डोमिनल कैविटी में कुछ कैंसर होता है, लाइक ओवरियन कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इवन द पेरिटोनियल कैंसर, एपेंडिकुलर कैंसर, जिसको आईवी केमोथेरेपी से इतना इफेक्टिव नहीं होता है, समटाइम रिस्पॉन्स इतना नहीं होता है। तो बिकॉज वो एब्डोमिनल कैविटी में वो कैंसर कॉन्फाइंड होता है, उस टाइम क्या कहते हैं जो हाइपेक है, हाइपरथर्मिक इंटरपेरिटोनियल केमोथेरेपी, जिसको हम लोग एम्स में बहुत दिन से केमोथेरेपी कर रहे हो, लाइक लास्ट 10-14 ईयर्स। एंड उसमें क्या होता है, डायरेक्ट केमोथेरेपी विद द टेम्परेचर ऑफ 41 to 43 डिग्री टेम्परेचर विद दैट मशीन एंड विद द फ्लो रेट ऑफ 1000 ml पर मिनट, वो कैंसर लाइक वॉशिंग मशीन में जैसे सर्कुलेट होता है वाटर, तो यानी ओरल नहीं, आईवी नहीं, आप वो एब्डोमेन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की तरह जैसे होता सो है। दैट इज जो पाइपेक है, बट वो ओपन करके जैसे ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, यू आर सेटिस्फाइड जो ऑल ट्यूमर रिमूव्ड, then you can put this chemotherapy, hyperthermic interperitoneal chemotherapy to kill the microscopic disease, because microscopic disease हम लोग देख नहीं पाते, उसमें से रिकरेंस होता है, चांस ज़्यादा होता है, वो किल करने के लिए हाइपेक यूज होता है। दैट इज वन काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ केमोथेरेपी, एडवांस्ड केमोथेरेपी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आकांक्षा जी। हेलो हेलो जी, आप हमें फ़ोन कीजिए 0112309753 पर। आज हम बातचीत कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस पर। जी, जब हम डाइट की बात करते हैं डॉक्टर कौशल, खराब खान पान कहते हैं कि उसका असर हमारी सेहत पर पड़ता ही है, पर क्या ऐसा कोई खान पान है जो कैंसर को क्रिएट कर सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है? देखिए, जो हमें हेल्दी डाइट ही लेना चाहिए। जैसे कुछ रेड मीट है, जो हैवी डाइट है, उससे कई बार कैंसर होता है। स्मोक्ड फूड, जैसे कुछ कंट्रीज़ में स्मोक्ड फूड होता है, उनको स्टमक कैंसर ज़्यादा होता है। तो हमें फ्रेश डाइट लेनी चाहिए, रूटीन डाइट लेनी चाहिए, जिसमें ट्रांजिट टाइम कम हो, ट्रांजिट टाइम नॉर्मल हो, यानी फ्रेश खाना अच्छा। खाएं। फ्रेश खाना खाना चाहिए, ट्रांजिशन टाइम कम हो, पेशेंट खाए आराम से, उसका पेट भी आराम से साफ रहे। हैवी डाइट लेता है रेगुलरली, इरेगुलर डाइट, बिना समय के रूटीन डाइट नहीं आता, कभी लेट खा रहे हैं, कभी सुबह खा रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और जिनका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो किस तरीके का ख्याल रखें अपनी डाइट को लेकर? देखिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये होता है, पहली चीज़ तो कैंसर की वजह से मरीज़ को भूख नहीं लगती। दूसरा, कई बार ट्रीटमेंट जो होता है, कीमोथेरेपी होता है, इसकी वजह से भी मरीज़ को भूख नहीं लगती। तो भूख नहीं लगती, पेशेंट कम खाता है, तो पेशेंट कैकेक्सिक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, फिर वो थेरेपी झेलने लायक नहीं होता। तो कैंसर के पेशेंट को अपना डाइट का ध्यान विशेष रूप से रखना पड़ता है। उसको रेगुलर डाइट लेनी पड़ेगी, प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी नहीं होनी है। ओके, रूटीन डाइट लेनी है, सिंपल डाइट लेनी है। जैसा सिंपल डाइट, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि ये खाना ये नहीं खाना। कोशिश करें घर का बना खाएं, बाहर का ना खाएं, सब कुछ खाएं, हेल्दी डाइट खाएं और बैलेंस डाइट खाएं और टाइम पे खाएं। डॉक्टर साहब, दिल्ली से दिनेश जी हैं फोन लाइन पर। हेलो 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 जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, जी। सवाल पूछिए दिनेश जी। आई एम टॉकिंग फॉर माय वाइफ, Yes. 77. She has excess platelets. ओके, Hello. यस, जी जी, I'm talking for my wife, sir, 737. She has excess platelets to the tune of 7 to 9 or 7 to 1 lakh. After bone marrow, she is taking hydroxyurea 500. But with that, hello? जी, प्लीज आप कंप्लीट योर क्वेश्चन। अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए पहले प्लीज। Okay. After taking hydroxyurea 500, I'm repeating. जी कर दिया. I'm talking for my wife who's 77. She has excess platelets to the tune of 7 to 1 lakh. Hello, 7 Yes. to 10 lakh.
सर जल्दी से सवाल पूछिए प्लीज। She is taking hydroxyurea 500, but with that, hemoglobin shoots down. Any advice on this, sir? या थैंक यू। डॉक्टर कालकर ही इज एक्सपर्ट। एक्चुअली आपकी वाइफ का डायग्नोसिस बताइए। थ्रोम्बोसाइटोसिस है वो तो समझ आ गया, हाइड्रोक्सीयूरिया भी ले रहे हैं, डायग्नोसिस क्या है पर्टिकुलर? जी ठीक है, और ये हाइड्रोक्सी लेने से कई बार हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, तो आपको एक बार पूरा अच्छे से इवेलुएट कराना पड़ेगा और अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका डायग्नोसिस और पूरा वर्कअप मुझे मालूम नहीं। तो आई थिंक यू मीट हेमाटोलॉजिस्ट एंड आस्क देम वंस। पर डॉक्टर साहब जैसे सॉलिड कैंसर्स पे काफ़ी फोकस रहता है, जो जैसे बोन मैरो की बात हुई, क्या ब्लड कैंसर भी काफ़ी कॉमन है? जी बिल्कुल, बच्चों में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है इंडिया में। ल्यूकीमियाज जिसको बोलते हैं वो बहुत कॉमन है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, CML क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, ये बहुत कॉमन है इंडिया में। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने कीमोथेरेपी में एक और शब्द सुना, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी, कि अगर कैंसर होने के चांस है तो प्रिवेंटिव, ऐसा भी होता है? प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी ऐसे नहीं है, मेरा लगता है कि प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी इज एक्सरसाइज एंड डाइट, because I know that is no way is there, not established still any preventive chemotherapy is there, but I believe that at present preventive chemotherapy is regular exercise and diet control. ओके। So रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो तुरंत सतर्क हो जाएं, जिनको कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है और वो अपनी ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दें? so जैसे जिसको फैमिली हिस्ट्री है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे शुड बी कॉशियस। जैसे उसको स्क्रीनिंग में जाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। एंड ओबेस पेशेंट, जो लोग रेगुलर अल्कोहल लेता है, जो लोग स्मोक करते हैं ज़्यादा। सो आप एक वन थिंग इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग को जो कैंसर का आई ऑलवेज से जो 80% कैंसर इज प्रिवेंटेबल, बिकॉज इफ यू समबडी हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेना है। बट कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग को मालूम नहीं है कैंसर इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज, बिकॉज आप थिंक अबाउट दैट, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑल दिस थिंग, तम्बाकू रिलेटेड टू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 40 to 50% cancer. And our lifestyle, bad food habit, not doing exercise regularly, and having the Western culture, adopting Western culture, and हम लोग जो high calorie diet लेते हैं, these are causing 30% responsible for cancer. So 40 to 50% is tobacco related product, and 30% is our lifestyle. So if you control these both the things, 80% cancer you can prevent. जी चलते चलते क्या टिप्स देंगे आप? 80% ऑफ कैंसर इज प्रिवेंटेबल। हाँ बिल्कुल ठीक बात कही रहे साहब ने। लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, अपनी सेहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी की लाइफ में कुछ नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। जो कैंसर करते हैं सबको मालूम है, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज़ें जो हैं कैंसर का कारण है, तो इनसे बचें और इसके लिए अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को भी सतर्क रखें। आप अपने परिवार की सतर्क रखें, अपने जानने वालों को सतर्क रखें, बस यही इंपॉर्टेंट। और हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपना लाइफस्टाइल, अच्छी नींद लें, फ्रेश फूड खाएं, कोशिश करें घर का खाएं और ये बाहर के फ्रोज़न फूड और ये वाली चीज़ों को अवॉइड करें। जी, आज कार्यक्रम में आके कैंसर से जुड़ी जानकारी देने के लिए डॉक्टर कौशल, डॉक्टर MD रे, आपका बहुत बहुत आभार। Oh, thank you. थैंक यू। Thank you so Thank you.